गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समास प्रकरण। अर्थात आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे समास प्रकरण। अब देखिए, समास प्रकरण का अध्ययन करने से पूर्व हमें समझना ये है कि जो अपने पास में व्याकरण का जो भाग है वो है समास। और इसी समास शब्द को अगर हम आधार लेकर के कहते हैं तो कहीं पर भी आपने देखा होगा कि वर्णों का जो सार्थक समूह है वह वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और वही शब्द छोटे छोटे रूपों में मिलकर के एक वाक्य का निर्माण करते हैं और उसी वाक्य के निर्माण से एक गद्य रचना का प्रारंभ होता है। तो उसी गद्य रचना के प्रारंभ में हम यहाँ पर जो व्याकरण का भाग जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है समास। समास शब्द के आधार को अगर लेते हैं तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं उत्पत्ति। अर्थात उत्पत्ति का अगर आधार लेकर के देखते हैं तो हमें ये देखना है कि समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब समास शब्द को देखने से हमें यहाँ पर लगता है कि इसमें जो मिला हुआ रूप है सम धन आस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि सम धन आस ये दो शब्द अगर यहाँ पर मिलकर के बने हैं तो सम जो यहाँ पर दिया गया है ये सम है उपसर्ग का रूप, और जो आस यहाँ पर शब्द आया है वो है धातु का रूप। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु और उपसर्ग दोनों के योग से समास शब्द का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि इसकी अगर उत्पत्ति के आधार को लेते हैं तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जो सम उपसर्ग है इस सम उपसर्ग का अर्थ होता है निकट, पास या समीप, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं निकट, पास या समीप। दूसरा यहाँ पर अपने पास में जो शब्द है अर्थात यहाँ पर जो रूप है वो है धातु, और धातु है यहाँ पर आस, और आस का अर्थ होता है बैठाना। आस का अर्थ क्या होता है? बैठाना। अर्थात यहाँ पर देखिए कि बैठाने से तात्पर्य हम क्या ले सकते हैं? बैठाने से तात्पर्य हम ये ले सकते हैं कि शब्दों को पास पास बैठाना। अर्थात यहाँ पर देखिए कि अब रूप बन जाता है कि जहाँ शब्द पास पास बैठते हैं वह पास पास बैठने वाला संक्षिप्त रूप जिसको हम कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण रूप, वह संक्षिप्तीकरण रूप ही एक समास का रूप माना जाता है। तो अब यहाँ पर इस उत्पत्ति के आधार को लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सम उपसर्ग पूर्व। अब देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम उपसर्ग पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा आस धातु। अब यहाँ पर ये आस अपने पास में एक धातु का रूप हो गया, तो सम उपसर्ग पूर्व आस धातु के योग से, अब यहाँ पर हम ले सकते हैं योग से समास शब्द। अब यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में समास शब्द निष्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए कि निष्पन्न होता है का मतलब यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो यानी कि समास शब्द का निर्माण होता है। तो हम अब यहाँ पर देख सकते हैं कि समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। समास शब्द की उत्पत्ति को अगर आधार लेते हैं तो आस धातु में, ठीक है, तो आस धातु से पूर्व हमने क्या जोड़ा? सम उपसर्ग जोड़ा, और सम उपसर्ग के जोड़ने से यहाँ पर समास शब्द निष्पन्न हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो शब्दों से जो मिलकर बना हुआ रूप है वह समास शब्द की उत्पत्ति का रूप माना जाता है। अब यहाँ पर दो रूप लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सम धन आस, यानी कि सम धन आस दो शब्दों से मिलकर। अब यहाँ पर ले सकते हैं हम दो शब्दों से मिलकर बना रूप, मिलकर बना रूप समास होता है, समास होता है। अर्थात हम ले सकते हैं कि जहां दो शब्दों के मिलने से जो एक संक्षिप्त रूप बन जाता है वह संक्षिप्त रूप समास हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्दों को पास पास बैठाना ही समास कहलाता है।
अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो इसका सेकंड रूप बनता है वो सेकंड रूप बनता है पद, क्योंकि जो भी अगर हम समास पढ़ते हैं उस समास में मुख्य रूप से उसमें पद चलते हैं। अब समास के पदों का अगर आधार लेकर के देखते हैं तो समास में कितने पद होते हैं, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि समास में 2 पद होते हैं। यहाँ पर ले सकते हैं समास में 2 पद होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 2 पद होते हैं, वो 2 पद कौन कौन से हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 पद बिना किसी भी समास का निर्माण नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर दोनों पदों का अगर हम नाम लेते हैं तो पहला पद अपने पास में हो जाएगा पूर्व पद, जिसको हम नाम दे सकते हैं पहला पद, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में दूसरा अर्थात उत्तर पद, ये हो जाएगा उत्तर पद, जिसको हम नाम दे सकते हैं दूसरा पद। इसका मतलब यहाँ पर देखिए बेटा समास में कितने पद हो गए, समास में 2 पद हो गए। पहला पूर्व पद जिसको हम कह सकते हैं पहला पद, और दूसरा है उत्तर पद जिसको हम कह सकते हैं दूसरा पद। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास में ये बात क्लियर हो गई कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जिसको हम पहला पद और दूसरा पद भी कह सकते हैं। उसके बाद में अपने पास में तीसरा जो इसका रूप बनता है वो बनता है अपने पास में विग्रह पद। अब देखिए कि विग्रह पद का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, विग्रह का मतलब क्या होता है, पदों को अलग अलग करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर विग्रह का मतलब हम ले सकते हैं कि पदों को अलग अलग करना। अब यहाँ पर कौन से पदों को हम अलग अलग करें, एक तो अपने पास में है पूर्व पद जिसको हम पहला पद नाम देते हैं, दूसरा है अपने पास में उत्तर पद जिसको हम दूसरा पद नाम देते हैं। तो अब यहाँ पर विग्रह पद यानी कि उन पदों को अलग अलग करना, यानी कि पदों को अलग अलग करने वाला जो रूप है वो अपने पास में हो गया विग्रह पद। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि पूर्व पद व उत्तर पद, पूर्व पद व उत्तर पद को अलग अलग करना, यहाँ पर ले सकते हैं अब अलग अलग करना ही, अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, विग्रह पद कहलाता है, विग्रह पद कहलाता है। अब देखिए यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि समास में कितने पद होते हैं, तो समास में 2 पद होते हैं। दूसरा समास में विग्रह पद अर्थात विग्रह पद क्या है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को अलग अलग करना क्या हो गया, विग्रह पद हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि अपने पास में नेक्स्ट जो रूप आता है वो क्या आता है, सामासिक पद, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए चौथा रूप अपने पास में आ जाएगा सामासिक पद। अब इसको हम सामासिक पद नाम दे सकते हैं या फिर इसको हम समस्त पद नाम दे सकते हैं, और इसका हम तीसरा नाम दे सकते हैं समास युक्त पद। इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए कि तीनों मिलकर के एक ही रूप बनाते हैं, यानी कि हम उसको सामासिक पद नाम दे सकते हैं, समस्त पद उसको नाम दे सकते हैं, या समास युक्त पद नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर अपने पास में एक नया प्रश्न अपने पास आ गया कि सामासिक पद क्या है, समस्त पद क्या है, या समास युक्त पद क्या है। अब आपने देखा होगा कि हमने अभी जो पूर्व अभी पढ़ा था कि समास में होते हैं पद। अब देखिए बेटा पद के अगर आधार को अगर लेते हैं तो समास में पद कितने होते हैं, 2 पद, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है। और जहां पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो दोनों पदों का आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है, या फिर समास युक्त पद। तीनों में से एक कोई सा भी हम नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर ले सकते हैं पूर्व पद व उत्तर पद के मिलने से, यहाँ पर हो जाएगा मिलने से बनने वाला रूप ही सामासिक पद कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। यानी कि अब देखिए बेटा यहाँ अपने पास में क्लियर हो गया कि पूर्व पद व उत्तर पद के मिलने से, यानी कि दोनों पद जब आपस में मिल जाएंगे और मिलने से जो बनने वाला जो रूप होगा वही रूप क्या कहलाएगा, वही रूप सामासिक पद कहलाएगा, या उसी रूप को हम समास युक्त पद कह सकते हैं, या उसी को हम सीधा समस्त पद का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए कि यहाँ पर अक्सर कई बार क्या करते हैं, हम गलतियाँ करते हैं और विद्यार्थी गलतियाँ क्या करते हैं, प्रश्न आता है कि निम्न पदों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। अब वो क्या करते हैं, वो विग्रह में और विच्छेद में कोई अंतर नहीं करते और क्या करते हैं, जो अपने पास में विग्रह पद होता है, विग्रह पद का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों पदों को अलग अलग करना, लेकिन वो बीच में क्या करते हैं, धन चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, जिसको आपकी अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं प्लस, यानी कि वो प्लस लगा देते हैं। और प्लस जब लग जाता है तो इसका मतलब वो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अलग करने का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये विद्यार्थी सबसे बड़ी त्रुटि करता है और इसी त्रुटि के कारण उसका जो प्रश्न वह जो हल करता है वह गलत बन जाता है। इसलिए इस त्रुटि को सुधारने के लिए यहाँ पर देखिए कि हिंदी के व्याकरणाचार्य ने तरह तरह के यहाँ पर जो दृष्टांत दिए हैं, तरह तरह के यहाँ पर समास और संधि पदों में अंतर दिया है, तो उसी अंतर को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा बेटा समास व संधि में अंतर। अब देखिए यहाँ पर समास व संधि में अंतर को अगर लेकर के देखते हैं तो समास और संधि में क्या अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समास और संधि में अगर अंतर को लेते हैं तो यहाँ पर पहला आप देखते हैं हम समास। तो समास क्या है, समास क्या है, शब्दों का मेल है, और संधि क्या है, वर्णों का मेल है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर दोनों में अंतर हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कि समास में पद होते हैं जबकि संधि में शब्द होते हैं। फिर है कि समास युक्त जो भी शब्द होगा जिसको हम समस्त पद या सामासिक पद नाम देते हैं उसका विग्रह किया जाता है, जबकि जो संधि युक्त पद होता है उसका विच्छेद किया जाता है। इसका मतलब विच्छेद करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्णों को तोड़ करके और फिर धनात्मक चिन्ह लगाते हुए हम उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। तो पहला अंतर हो जाएगा बेटा यहाँ पर देखिए कि समास में शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि में वर्णों का मेल होता है। अब यहाँ पर देखिए पहला अंतर अपने पास में क्लियर हो रहा है कि समास में क्या होते हैं, शब्द होते हैं, जबकि संधि में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। इसका मतलब ये पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर को अगर हम लेते हैं तो समास में या समास युक्त पद का विग्रह किया जाता है, विग्रह किया जाता है, जबकि संधि युक्त शब्द का विच्छेद किया जाता है। अब यहां पर देखिए कि विच्छेद का मतलब है तोड़ना, ठीक है ना, विच्छेद किया जाता है। अब ये यहाँ पर अपने पास में दूसरा अंतर हो गया। अब दूसरे अंतर को अगर आधार लेते हैं तो समास युक्त पद का विग्रह किया जाता है। आपको पहले मैंने बता दिया कि विग्रह का मतलब क्या होता है। विग्रह का मतलब होता है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को अलग अलग करना, जबकि संधि युक्त जो भी शब्द होगा उसका विच्छेद होगा। और विच्छेद का मतलब क्या है, तोड़ना। अब तोड़ा किसको जाए, वर्णों को तोड़ा जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्णों को तोड़ना अर्थात उसका विच्छेद करना संधि पद होता है। तीसरा यहाँ पर देखिए बेटा वो अंतर हो गया यहाँ पर कि समास युक्त पद का विग्रह करने पर किसी संयोजक, अब यहाँ पर देखिए संयोजक का मतलब क्या होगा, जोड़ने वाला, किसी संयोजक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, जबकि संधि में वर्णों को तोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं किया जाता, अर्थ में परिवर्तन नहीं किया जाता। अब यहाँ पर देखिए अपने पास में इसका 3 अपने पास में अंतर हो गया। समास युक्त पद का विग्रह करने पर किसी संयोजक अव्यय का उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो भी अपने पास में सामासिक पद होता है और उस सामासिक पद में दोनों पदों को जब अगर हम अलग अलग करते हैं तो अलग अलग करने पर किसी संयोजक अव्यय के द्वारा
या किसी संयोजक अव्यय को दोनों शब्दों के बीच में या दोनों पदों के बीच में लगाया जाता है और लगा करके उसको जोड़ा जाता है, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता। जबकि संधि में वर्णों को तोड़ा जाता है और तोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि चौथा अंतर यहाँ पर क्या हो गया, समास युक्त पद का विग्रह करने पर उसके अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि संधि युक्त पद का विच्छेद करने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद में बेटा देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर पद को लेते हैं और पद को लेने पर के लिए यहाँ पर अपने पास में आधार जो बनता है वो है परिभाषा। अब देखिए इतना आपने अध्ययन करने के बाद में आप आसानी से समझ गए होंगे कि समास हम किसे कहते हैं, अर्थात समास हम किसे कहेंगे। अब देखिए समास कहने के लिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, शब्दों को देख रहे हैं, ठीक है ना, और परिभाषा के अगर आधार को लेते हैं तो परिभाषा के आधार को अगर लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर समास किसे कहेंगे, तो समास किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले सकते हैं हम दो या दो से अधिक परस्पर शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अब यहां पर देखिए कि इसकी हम परिभाषा अपने आधार पर किसी भी तरह इसको बदल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि जहाँ दो या दो से अधिक शब्द परस्पर संयोग करते हैं उसे हम समास कह सकते हैं, अर्थात दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का लोप हो जाने पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बन जाता है, उसे भी हम समास कह सकते हैं। तो यानी कि अब देखिए कि इसके आधार को लेते हैं तो किसी भी रूप में हम इसकी परिभाषा को वर्णित कर सकते हैं। अब वर्णित करने के लिए देखिए यहाँ पर शॉर्ट जो एक अपन कह सकते हैं कि छोटे रूप के अगर आधार को लेते हैं तो इतना अध्ययन करने के बाद में समास में शब्द चलते हैं। तो अब यहाँ पर इसको परिभाषा में के रूप में अगर बदलते हैं तो दो या दो से अधिक परस्पर शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ जब शब्दों के मध्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह और प्रत्ययों का लोप हो जाने पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके या मिल करके जो एक नया रूप बन जाता है, उस एक नए रूप को भी समास कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से अगर इसको लेते हैं, मान लीजिए कि अपने पास में यहाँ पर हो गया समस्त पद। अब यहाँ पर देखिए कि समस्त पद और दूसरा इसका रूप हो गया अपने पास में विग्रह पद। अब यहाँ पर देखिए कि पहले हमें समझना क्या है, समस्त पद क्या है। तो समस्त पद क्या है, यहाँ पर समस्त पद क्या है, समस्त पद है पूर्व पद व उत्तर पद दोनों से मिला हुआ रूप, वो क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। दूसरा है अपने पास में विग्रह पद। अब विग्रह पद किसे कहेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, विग्रह पद कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कि समस्त पद के लिए अपने पास में आ गया उपवन आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर उपवन को लेते हैं तो ये अपने पास में क्या है, ये समस्त पद है। अब जैसे ही हम इसको विग्रह के रूप में ले जाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए कि आपको एक आसान तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपने पास में एक तो हो गया उप और दूसरा अपने पास में हो गया वन। अब यहाँ पर देखिए कि उप को अगर लेते हैं तो उप क्या है, यहाँ पर उप अपने आप में यहाँ पर एक उपसर्ग का रूप है, ठीक है, और दूसरा अपने पास में क्या है, वन। अब इस वन शब्द को लेते हैं तो ये अपने आप में क्या है, ये एक अपने आप में संज्ञा शब्द है। इसका मतलब संज्ञा शब्द के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको विग्रह के रूप में बदलते हैं तो विग्रह के रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे जो संज्ञा शब्दों से पूर्व उपसर्ग बनते हैं वो एक समास का रूप बनाते हैं, भेद बनाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं अव्ययभाव समास, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि उप जो अपने पास में उपसर्ग है, इस उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, समीप, ठीक है ना, या पास। और वन जो यहाँ पर है वो वन का मतलब क्या है, जंगल। तो यानी कि हम इसको वन का वन ही रख देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको विग्रह रूप में ले जाते हैं तो विग्रह रूप में ले जाने पर क्या करेंगे, जो संज्ञा शब्द है उसको पहले लिख देंगे और संज्ञा शब्द को पहले लिखने पर अब यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, वन, ठीक है।
अब यहाँ पर संज्ञा शब्द के साथ संयोजक अव्यय के रूप में काम कर रहा है यहाँ के, तो ये अपने पास में हो गया वन के। अब दोनों में से हमें एक लेना है, या तो हमें समीप लेना है और या हमें पास लेना है। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम लेते हैं वन के समीप या वन के निकट या वन के पास, ठीक है ना, तीनों में से एक यहाँ पर अपने पास में इसका अर्थ लेना है। तो ये जैसे ही अपने पास में रूप बनेगा, ये रूप बनने पर अपने पास में हो गया विग्रह पद, यानी कि हम इसको कह सकते हैं विग्रह पद। दूसरा देखिए बेटो, यहाँ पर अपने पास में है महर्षि। अब महर्षि ये जो शब्द है, इस महर्षि शब्द में अब क्या है, वही दो पद हैं, एक है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। अब देखिए कि महर्षि शब्द को अगर हम पढ़ते हैं, मह का अर्थ लेंगे महान, मह का अर्थ क्या हो जाएगा, महान। अब यहाँ पर एक शब्द तो अपने पास में हो गया महान, दूसरा यहाँ पर जो शब्द बनता है वो हो गया अपने पास में ऋषि। अब यहाँ पर देखिए एक हो गया महान, दूसरा हो गया ऋषि। अब जैसे ही हम इसको विग्रह के रूप में ले जाएंगे, तो विग्रह के रूप में ले जाने पर अब ये जो ऋषि शब्द है, ये ऋषि क्या है, संज्ञा है, और ये महान शब्द क्या है, ये है अपने पास विशेषण। यानी कि विशेषण, अब देखिए कि एक नया रूप आ गया, ठीक है ना। तो संज्ञा शब्दों की और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ऋषि कैसा है, यानी कि ऋषि है यहाँ पर महान। तो जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाएंगे, तो विग्रह रूप में ले जाने पर ये क्या बन जाएगा, महान है जो ऋषि। अब यहाँ पर अपने पास में इसका विग्रह क्या बन जाएगा, महान है जो ऋषि। और महान है जो ऋषि वाला अगर रूप को लेते हैं तो ये अपने पास में हो गया इसका विग्रह रूप, ठीक है ना। अब समझ गए होंगे यहाँ पर। अब ये जो महान है ये तो क्या हो गया पूर्व पद, और जो ऋषि है ये अपने पास हो गया उत्तर पद, ठीक है ना। और है ये जो शब्द है यहाँ पर, ये जो शब्द क्या कर रहा है, ये संयोजक का काम कर रहा है। जो है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, संयोजक का काम करता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा है अपने पास में वनवास, ठीक है ना। अब इस वनवास शब्द को लेते हैं, तो इसी के आधार पर फिर हमें इसको समझना है, और इसको समझने के लिए आपको क्या बताया था वहाँ पर शब्द। तो अब यहाँ पर यही दो शब्द हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा वन और दूसरा हो जाएगा वास, ठीक है। अब वास का अर्थ अगर यहाँ पर लेते हैं तो वास का अर्थ क्या हो जाएगा, निवास करना, ठीक है ना। और वन का मतलब क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। और वास का अर्थ हो जाएगा वास। अब यहाँ पर संयोजक के रूप में काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये यहाँ पर काम कर रहा है में। अब जैसे ही हम इसको विग्रह रूप में ले जाएंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वन में वास, ठीक है। अब यहाँ पर विग्रह रूप में जाते ही ये क्या बन गया अपने पास में, वन में वास, यानी कि वन में जो निवास करता है। इसका मतलब ये यहाँ पर में शब्द को अगर लेते हैं तो ये संयोजक के रूप में काम कर रहा है, और संयोजक के रूप में अगर काम करता है तो ये यहाँ पर एक कारक का रूप भी बन गया। और कारक के रूप को अगर आधार बनाते हैं तो यहाँ पर कौन सा कारक आ गया, अधिकरण आ गया, ठीक है ना। क्योंकि अधिकरण जो कारक है उसका प्रतीक चिन्ह या कारक चिन्ह जो होता है वो होता है में पर। तो यहाँ पर में पर काम कर रहा है, अर्थात में काम कर रहा है। तो ऐसे जैसे जैसे यहाँ पर बेटा रूप बनते जाते हैं, वैसे वो समास के विग्रह रूप बन जाते हैं। अब नेक्स्ट जैसे हम लेते हैं विद्या, और ये हो जाएगा मंदिर। अब यहाँ पर देखिए कि विद्या मंदिर, इसका मतलब ये अपने पास में समस्त पद हो गया। अब ये विद्या पूर्व पद हो गया, मंदिर उत्तर पद हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि अपने पास में जो रूप बनेगा वो हो गया विद्या, फिर अपने पास में हो गया मंदिर। इसका मतलब यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध को प्रयुक्त करने के लिए काके की, ठीक है। अब जो काके की जो शब्द है वो किस कारक का कारक चिन्ह है या प्रतीक चिन्ह है, तो वो है संबंध कारक का। तो संबंध कारक के अगर आधार को लेते हैं तो इसका मतलब ये संयोजक का काम कर रहा है। अब जैसे ही हम इसको विग्रह के रूप में ले जाएंगे, तो विग्रह के रूप में ले जाने पर ये क्या बन जाएगा बेटा, विद्या का मंदिर। अब विद्या का मंदिर बनते ही इसका मतलब ये यहाँ पर संयोजक के रूप में काम कर रहा है, और ये अपने पास में पूर्व पद हो जाएगा और ये अपने पास में उत्तर पद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण अगर और हम लेकर के देखते हैं, जैसे रामकृष्ण ले सकते हैं, सीताराम ले सकते हैं, है ना। तो जैसे अगर यहाँ पर हम लेते हैं राम कृष्ण, या माता पिता लेकर के देख सकते हैं। तो अब राम कृष्ण को लेते हैं तो देखिए दोनों ही यहाँ पर संज्ञा शब्द है, एक है राम और दूसरा है यहाँ पर कृष्ण।
अब आपने देखा होगा कि एक से दूसरे की ओर जो प्रकट करने वाला जो यहाँ पर रूप बनता है, या जिसको अपन कह सकते हैं एक संयोजक अव्यय बनता है, वो संयोजक अव्यय जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, और वो दो शब्दों को जोड़ने का काम करने वाला जो रूप है यहाँ पर, वो अव्यय क्या है? और। वो क्या है बेटो? और। अब देखिए कि यहाँ पर राम और कृष्ण, यानी कि राम तो है ही, दूसरा और कौन है? कृष्ण है। तो ये और शब्द किसको प्रयुक्त कर रहा है? दूसरे को। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको विग्रह के रूप में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा राम और कृष्ण। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो ये और शब्द है, ये और शब्द अव्यय के रूप में काम करके राम और कृष्ण दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे रूप जहाँ पर बनते जाते हैं, वो बनने वाले सारे के सारे रूप क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे रूप क्या कहलाएंगे बेटो? समास कहलाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि आसानी से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर समस्त पद क्या है और विग्रह पद क्या है। तो समस्त पद वो दो पद होते हैं, बीच में संयोजक अव्यय काम करते हैं, और विग्रह पद को अगर लेते हैं तो विग्रह पद क्या है? अलग अलग करना। तो अलग अलग करने वाला जो भाव होता है वो क्या कहलाता है? विग्रह पद। अब देखिए आगे नेक्स्ट हम इसको बढ़ाते हैं, तो अब अपने पास में आता है समास के भेद। अब यहाँ पर देखिए समास के भेदों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इन सब के बाद में हम समास के भेदों का अगर अध्ययन बड़ी ही सूक्ष्मता से अगर करते हैं तो यहाँ पर जो समास के जो भेद माने जाते हैं वो समास के भेद अब यहाँ पर मुख्यतः 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ले सकते हैं समास के भेद। तो अब यहाँ पर देखिए कि समास के भेद को अगर लेते हैं तो हम इसको ज़्यादा जटिल नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा जटिल इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी लंबी दूरी तक चलता रहेगा। अब यहाँ पर है समास के भेद। अब समास के अगर भेद को लेते हैं तो हम एक सामान्य रूप में हम समास के भेदों को ले सकते हैं, और सामान्य रूप से अगर समास के भेदों को अगर ले सकते हैं तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि समास के कुल कितने भेद हो गए? यहाँ पर 6 भेद। अब यहाँ पर उन्हीं 6 भेदों का हम सूक्ष्मता से उनका अध्ययन करना है। अब 6 भेदों में पहला जो अपने पास में है वो है अव्यय भाव समास। जो पहला भेद है वो क्या है अपने पास में? अव्यय भाव समास। दूसरा जो इसका भेद बनता है वो बनता है तत्पुरुष समास। तो हम इसको नाम दे सकते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है। तीसरा अगर इसको हम नाम देते हैं तो वो हो जाएगा अपने पास में कर्मधारय समास। ये हो जाएगा कर्मधारय समास। चौथा इसको जो हम नाम देते हैं वो नाम देते हैं द्वंद्व समास। ये हो जाएगा अपने पास द्वंद्व समास। पांचवा जो इसका भाग बन जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। और छठा जो इसका जो रूप बन जाएगा वो 6 अपने पास में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर देखिए कि बेटा समास के यहाँ कुल कितने भेद हो गए? समास के कुल भेद यहाँ पर 6 हो गए। मुख्यतः भेद नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ समास के भेद कितने हो गए? 6। अब देखिए इसको मुख्यतः भेदों के अंतर्गत अगर लेते हैं और मुख्यतः भेदों के अगर आधार को लेकर के देखते हैं तो समास के मुख्यतः भेद कितने होते हैं और समास के भेद कितने होते हैं। तो मुख्यतः भेद को अगर लेते हैं तो समास में मुख्यतः 4 भेद होते हैं, और समास के अगर भेदों को लेकर के देखते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में अब यहाँ पर आपको पहले मैं मुख्यतः में बता देता हूँ। पहला है अपने पास में अव्यय भाव समास। दूसरा जो इसका भाग बनता है वो बनता है तत्पुरुष समास। तीसरा अब यहाँ पर जो अपने पास में जो रूप बनता है वो रूप अपने पास में क्या बनता है? वो बनता है द्वंद्व समास। और चौथा जो इसका जो रूप बनता है वो बनता है बहुव्रीहि समास। अब इस द्वंद्व समास के अंतर्गत ये जो दोनों भाग हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों इसके क्या बन जाते हैं? उपभेद बन जाते हैं। या कई बार क्या होता है जैसे द्विगु इधर आ जाता है, द्वंद्व को उधर भी भेज देते हैं, तो ये उसके मुख्यतः कितने भाग बन जाते हैं? 4 भाग। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही हम इन समास का अगर अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर अध्ययन करने के लिए पहले वाले को छोड़ करके मैं दूसरे वाले पर आता हूँ तत्पुरुष समास।
अब तत्पुरुष समास को अगर हम आधार लेकर के देखते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है और ये किसके साथ में मिलकर के काम करता है, तो अब यहाँ पर देखिए कि इसके कुल मिलाकर के कितने भेद बन गए, यानी कि कुल मिलाकर के समास के यहाँ पर 6 भेद बन गए। अब 6 भेद में लेते हैं हम फर्स्ट, और पहले वाला जो भेद है वो है अपने पास में अव्ययीभाव समास। पहले वाला जो भेद है वो अपने पास में क्या है, अव्ययीभाव समास। अब देखिए कि अव्ययीभाव समास को अगर हम परिभाषा के रूप में लेते हैं कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो अव्ययीभाव का मतलब, अब यहाँ पर भाव को तो छोड़िए, उससे पहले बनता है अव्ययी। अव्ययी में से ई हटा देते हैं, अब यहाँ पर अपने पास में बचता है क्या, अव्यय बचता है। अब यहाँ पर देखिए कि एक नया प्रश्न अपने पास में आ गया, अव्यय क्या है, यानी कि अब यहाँ पर अपने पास में एक नया प्रश्न ये है कि अव्यय क्या है। अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक और विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं अव्यय। और इन्हीं अव्यय शब्दों को हिंदी में एक अलग से पद दिया जाता है और उसका नाम है अविकारी, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो। वो अविकारी शब्द ही बेटा यहाँ क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अर्थात हम इसे अव्यय कह सकते हैं या फिर अविकारी कह सकते हैं। तो अब आपको देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इसका अध्ययन किया था, तो अध्ययन करने पर यहाँ पर हमने देखा था कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास में पद कितने होते हैं, 2 पद होते हैं, ठीक है। अब दोनों पदों का अगर अध्ययन करते हैं तो पहला अपने पास में कौन सा पद है, पहला है अपने पास पूर्व पद, ठीक है, और दूसरा है अपने पास में यहाँ उत्तर पद। इसका मतलब यहाँ पर समास के अब कितने पद बन गए, 2 पद, एक हो गया पूर्व पद और दूसरा हो गया उत्तर पद। पूर्व पद को लेते हैं तो जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पर, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद संज्ञा हो, वह समास अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद प्रायः अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। अव्यय के लिंग, वचन, कारक और उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे हमेशा एक समान रहते हैं और ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ये जो अव्यय शब्द हैं, ये जो संस्कृत के आपने उपसर्ग पढ़े होंगे, संस्कृत के उपसर्ग। अब यहाँ पर देखिए कि संस्कृत के उपसर्गों को अगर हम आधार लेते हैं तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या होती है 22। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग क्या करते हैं, ये अव्यय के साथ मिल जाते हैं, और अव्यय के साथ मिल जाते हैं तो जैसे ही ये अव्ययीभाव समास में इनका प्रयोग करते हैं तो ये उपसर्ग अपना अस्तित्व उपसर्ग का त्याग देते हैं और त्याग करके वो क्या बन जाते हैं, अव्यय अर्थात अविकारी शब्द बन जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं और अव्यय से उत्पन्न होने वाले जो भी अव्यय रूप हैं, वो सारे के सारे मिलकर के क्या करते हैं, अव्ययीभाव समास का निर्माण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे अव्ययीभाव समास कह सकते हैं। अब देखिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से पहले ले सकते हैं यहाँ पर समस्त पद, और दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पर विग्रह पद। अब पहला हो गया अपने पास में समस्त पद और दूसरा हो गया विग्रह पद। अब यहाँ पर देखिए अपने पास में शब्द आ गया आजीवन। क्या आ गया बेटो शब्द, आजीवन। अब आजीवन को देखते हैं तो देखिए कि अव्यय कौन सा शब्द है। अब अव्यय है यहाँ पर अपने पास में आ। आपको पहले वाले मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ये अपने पास में हो गया आ, और दूसरा यहाँ पर जो शब्द बना हुआ है वो है जीवन। इसका मतलब ये आ अपने पास में उपसर्ग है। अब जैसे ये अव्ययीभाव समास के साथ में आया तो आने पर ये क्या बन गया, अव्यय बन गया। ये जो जीवन शब्द है, ये जीवन अपने पास में क्या आ गया, अब संज्ञा हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही हम इसका विग्रह करेंगे तो जीवन शब्द को पहले लिखेंगे, तो अब यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में जीवन।
अब आज जो अपने पास में अव्यय है, जो संस्कृत का उपसर्ग है, ये इस आकार तो होता है तक, है ना, या होता है भर, या होता है पर्यंत, ठीक है ना। तो अपन इसको लिख सकते हैं जीवन भर, जीवन तक, या जीवन पर्यंत। दूसरा यहां पर देखिए अपने पास में एग्जाम्पल आ गया निर्मल। अब इस निर्मल शब्द को लेते हैं तो अब यहां पर देखिए कि उपसर्ग क्या आ गया, निर, और फिर अपने पास में हो गया मल, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, निर्मल, या फिर हम इसको निर्जल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया निर्जल, और अब यहाँ पर हो गया जल। अब निर का मतलब हो गया अभाव या रहित, ये अपने पास में अवयव बन गया, ये जल संज्ञा हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसका विग्रह करेंगे तो ये जल तो संज्ञा शब्द है, अब इस निर का अर्थ क्या है, अभाव या रहित, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं जल रहित, और ये अपने पास में क्या बन गया, एक अपने पास में विग्रह रूप बन गया। जैसे निर्धन, अब यहाँ पर देखिए कि निर्धन को लेते हैं तो क्या बन गया, ये हो गया अपने पास निर, और संज्ञा शब्द हो गया अपने पास में धन। अब निर का अर्थ वही हो जाएगा अभाव या रहित, तो यहाँ पर हो जाएगा धन से रहित, धन से रहित मिलकर के क्या बन जाएगा, निर्धन। आ जन्म, अब देखिए आ और जन्म दो शब्द यहाँ पर हो गए, तो अब ये यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में आ, दूसरा हो जाएगा जन्म। जैसे ही हम इसको लेंगे ये हो जाएगा जीवन भर। अब यहाँ पर देखिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, यथा विधि है, अभियोग है, प्रत्येक है, आज्ञा अनुसार है, यथाशक्ति है, ठीक है ना, निश्चेष्ट है, निराकार है, बीचों बीच है, निराहार है, सशक्त है ना, उपवन है, ये सारे के सारे मिलकर के क्या करते हैं, अव्ययभाव समास का निर्माण करते हैं, और ये मिलकर के सारे क्या बन जाते हैं, अव्ययभाव समास। आज की कक्षा में हम केवल अव्ययभाव समास तक ही अध्ययन करेंगे, और कल इसी समास को लेकर के फिर हम अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक धन्यवाद।